नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है गृह मंत्रालय ने। किस तरीके से अब आने वाला समय यानी कि 31 जुलाई तक की अगर बात की जाए, अनलॉक 2 जारी रहेगा और उसको लेकर अब दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं, किन बातों का अब हमें ख्याल रखना है, किन चीज़ों में छूट दी गई है, किन चीज़ों में छूट नहीं दी गई है, या किन चीज़ों में नियमों को थोड़ा बदला गया है, ये तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। सुरेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम के दौरान। और जिस तरीके से कोरोना संकट काल जब शुरू हुआ था और लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 और उसके बाद फिर अनलॉक की तरफ ये देश आगे बढ़ा और अब अनलॉक 2 की गाइडलाइन भी जो है वो देश में जारी हो गई हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से उसको जारी कर दिया गया है। क्या वो प्रमुख बातें आपको लगती हैं सुरेश शर्मा जी, इस पूरे अगर अनलॉक 2 की गाइडलाइन को समझने की कोशिश करें, जो अनलॉक 1 से अलग हैं? देखिए आदित्य जी, बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं है। केवल ये है कि जो एक्टिविटीज हमारी हैं उनको धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर ले जाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके की पाबंदियां लगाई गई थी वो अनलॉक 1 में उनको कुछ रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण देखने में आई थी वो ये थी कि जब अनलॉक 1 शुरू हुआ तो संक्रमित केसों की संख्या भी बढ़ी थी और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लंबे समय से घरों में बंद लोग ये महसूस करने लगे कि कहीं हम बंद हैं तो एक प्रकार का जो भाव आता है मन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में आएँ, बातचीत करें, मिलें, तो उसके कारण जो ये था जो लोग संक्रमण होने का जो संख्या है वो उसके कारण बढ़ गई थी। और अब चूंकि लॉकडाउन अनलॉक 2 जो हो रहा है उसमें लोगों को रोजगार और कारोबार या जो है सर्विसेज के लिए तो अनुमति मिल रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप अपना काम करने तक सीमित रखिए अपने आप को, गैदरिंग से दूर रहिए। और इस अनलॉक 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप गैदरिंग से दूर रहिए, काम सब करिए और अपने बचाव के लिए और मास्क पहन करके जो है आप भीड़ के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जाएं और ये कोशिश करें कि आपसे मिलने वाला और आप जिससे मिलने वाले हो उससे जो डिस्टेंस है वो 1 गज का होना चाहिए, ताकि जो संक्रमण है वो आपको के पास नहीं आ पाए। तो लेकिन सुरेश शर्मा जी, आपको लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हालांकि आपने शुरुआत में कहा कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है अनलॉक 1 और अनलॉक 2 की गाइडलाइन में, क्योंकि जिस तरीके से सिनेमा घर की बात की जाए या जिम की बात की जाए, स्विमिंग पूल की बात की जाए, ये तमाम चीज़ों पर अब भी रोक लगी हुई है। क्या ये माने कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी कोई ऐसी जगह नहीं खोली जा रही है जहां पर लोग बहुत करीब बैठते हों, या जहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, या जहां पर संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा हो सकती है? जैसे स्विमिंग पूल उनमें से एक है। सिनेमा घर अगर खोल दिया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, बड़ी पास पास वहाँ पर सीट्स होती हैं सिनेमा घर के अंदर, और वहाँ अगर लोग इतनी पास पास बैठेंगे तो वो जो 2 गज की दूरी का फॉर्मूला है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये कहा जाए कि हाँ, अभी भी गतिविधियां चलती रहेंगी, आर्थिक गतिविधियां बढ़े, लेकिन लोगों के अंदर वो जो सोशल डिस्टेंसिंग हो वो बनी रहे, लिहाजा इन चीजों पर अभी भी रोक है। देखिए आदित्य जी, जो गैदरिंग है उसको अवॉइड किया गया है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण है वो मैन टू मैन जो है वो ट्रांसफर होता है, वो हवा में तैर करके ट्रांसफर नहीं होता। अब जैसे स्विमिंग पूल की बात आपने कही, तो स्विमिंग पूल जो है उसके अंदर आदमी पानी में घुसता है। अब दूसरे व्यक्ति के लिए पूरा पानी खाली करके और दोबारा उसको नहाने की अनुमति दी जाए या उसमें तैरने की अनुमति दी जाए, इतना इसका जो वो लंबा प्रोसेस भी हो जाएगा और खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो इसलिए 10, 20, 50 लोगों को एक ही पानी में जो है तैरने के लिए अनुमति दिए जाने का तात्पर्य ये है कि हमने भीड़ को एक साथ छोड़ दिया, जिसका संक्रमण बढ़ने की जो है लोग हैं वो उसमें आते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो छात्र हैं और कोचिंग क्लासेज में आते हैं वो मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी मैच्योरिटी में अंतर रहता है और वो जो है एक दूसरे से मिलने की स्थिति में रहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया 1-2 लाइन 1.5 लाइन का सुनाना चाहूँगा कि जब हम सब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे जो हैं वो आज भी गले मिल करके एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। मैंने टोका भी कि भाई आपको दूरी बना कर रखना चाहिए। तो ये जो स्थितियाँ हैं हमारे युवाओं में उसको वो इतना गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। और यही बातें शिक्षण संस्थानों की है कि यदि स्कूल के अंदर हम बच्चों को भेजेंगे तो जो सोशल डिस्टेंस वाला
फार्मूला है उसको वो लागू नहीं कर पाएंगे, वो ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के कारण यदि ये बच्चों के माध्यम से संक्रमण फैलना चालू हो गया तो इसको कवर करने में हमें परेशानी होगी। इसलिए शिक्षण संस्थाओं को चरणबद्ध तरीके से, मुझे नहीं लगता कि इस सेशन में, जैसे 31 जुलाई तक का बोला है, तो 31 जुलाई के बाद वाला जो अनलॉक होगा उसमें भी शिक्षण संस्थाओं को छूट दिए जाने की संभावना नहीं होगी। यदि दी भी कभी छूट जाएगी तो उच्च क्लासों को दी जाएगी, छोटे क्लासों के लिए अभी मुझे चांस दिखाई नहीं देते। इसको क्या इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि अगर ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने की बात की गई है 15 तारीख के बाद से, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार से जोड़ा जाए और कोई लोग अगर प्रशिक्षण भी लेके अपना खुद का स्वरोजगार भी करना चाहें तो वो कर सकें इस संकट के समय में? क्या इसको इस नज़रिए से देखा जा सकता है? ये बिल्कुल सही है आदित्य जी। इस समय दो चीजें हमारे साथ है, सामने हैं। पहला ये कि हम संक्रमित होकर के जन हानि को ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक ले जाएं, या तकलीफ, रोजगार के तकलीफ में रह करके हम जो है अपने जीवन को बचा लें, और बचाने के बाद जो है फिर हम रोजगार की ऊंचाइयों को वापस प्राप्त कर लेंगे। तो मुझे लगता है जीवन बचेगा तभी रोजगार बचेगा। तो इस तरीके से ये है। और हम आने वाले समय के लिए, क्योंकि आप दो चीजें और साथ के साथ देखना पड़ेंगी, वो ये है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री को लेकर के जो एक उहापोर उथल पुथल, जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, यदि चाइना के को हम रोक रहे हैं या चाइना को लेकर के हमारी नीतियां परिवर्तित हो रही हैं, तब हमें ट्रेंड व्यक्तियों की आवश्यकता ज्यादा होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एक साथ में प्रशिक्षण वाला जो संदर्भ है वो कहीं न कहीं जोड़ा गया है। आने वाले समय में हमें बहुत कुछ बदलाव भारत के अंदर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और ये देखने से हमको लगेगा कि हम जो है एक नए रास्ते को खोज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रणनीतिकारों ने इस संदर्भ में ये विचार किया होगा। नाइट कर्फ्यू का जो टाइम था वो पहले 9 बजे से रात्रि सुबह 5 बजे तक हुआ करता था, लेकिन वहाँ एक छूट ज़रूर दी गई है 1 घंटे की, यानी कि अब वो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। ये एक लंबे समय से देखा जा रहा था, चूँकि बाज़ारों की अगर बात करें, मार्केट्स की बात करें, तो आमतौर पर बाज़ार शहरों में 10 बजे तक खुलते थे, लेकिन वो पहले 7 बजे तक हुआ, फिर 8, फिर 9 हुआ, लेकिन अब 10 बजे तक वो बाज़ार भी खुलेंगे। इससे कहीं ना कहीं व्यापारियों को, बाज़ार में जो लोग हैं उनको, आर्थिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचेगा? नहीं, निश्चित रूप से जितना देर तक व्यापार होगा, जो रोजगार कामकाज करने वाले लोग हैं देर से सामान खरीदने जाएंगे, उसका लाभ होगा। लेकिन मुझे इसमें कहीं न कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ये जो है आम व्यक्ति के लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि रात में 10 बजे तक व्यापार खोलने की अनुमति पहले भी कभी नहीं हुआ करती थी। वो तो 7-8 बजे के 8 बजे के बाद बंद हो जाती थी। तो 8 से 9 बजे के बीच में व्यावसायिक संस्थान तो लगभग बंद हो जाते थे। लेकिन इसमें एक जो पाबंदी पूर्वक अंदर जाने का व्यक्ति के लिए था, शाम को खाना खाने के बाद घूमने जैसी स्थिति, ये मुझे लगता है कुछ इन बातों को ध्यान में रख करके और रिस्ट्रिक्शंस को कम करने के लिए जो है सरकार ने ये कदम उठाया है। बहुत ज़्यादा व्यावसायिक छूट के लिए ये कदम उठाया होगा। इसके संदर्भ में मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूं। जी, लेकिन सुरेश जी, जिस तरीके से एक बात और की गई है कि जो व्यावसायिक संस्थान खोल दिए गए हैं, या कुछ ऑफिसेस को खोल दिया गया है, या कुछ ऐसी गतिविधियों को चालू कर दिया गया है जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, उनको जो एसओपीज जारी की गई हैं या जो गाइडलाइन में बताया गया है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से उस पूरी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोडक्शन करना है या उस ऑफिस को संचालित करना है, अगर वो नहीं करते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात और जुर्माना लगाने की बात भी इस जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय की उसमें बताई गई है। और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ दिनों में जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं उन पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। ऐसे में एक आम जनता की, या यूं कहें कि आम जनता से इतर अगर हम जाएं, जो व्यावसायिक गतिविधियों में है या जिनका काम शुरू हो चुका है, जिनको अनलॉक 1 के बाद राहत दी गई थी और वो अनलॉक 2 में भी दी जा रही है, उनकी जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? देखिए आदित्य जी, एक चीज़ तो आप महसूस करते होंगे, आपका भी अपना अनुभव है, मेरा भी अपना अनुभव है। हमने ये महसूस किया है कि पहले हम लोगों के मन में एक दहशत थी कि कितना दूर रह सकते हैं, कितना नज़दीक नहीं आए, बार बार न छुएं। इसमें थोड़ा रिलैक्स आदमी के मन में आया है। लेकिन इसके बावजूद भी उसे ये एहसास है अपना कारोबार करते वक्त कि सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं छू रहा हूं ये कहीं मुझे संक्रमित न कर दे, इसलिए वो दूर रहता है। जैसा कि आपने उल्लेख किया कि इसको जो उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने का और फाइन करने का जो है अनेकों मामले ऐसे हैं जो हमने छापे भी हैं और देखे भी हैं। और इसके साथ ये जो है एक व्यक्ति के मन में भय है कि हम अपने आप को सेफ रखने के लिए जो गाइडलाइंस तय की गई है उसका पालन करें। और
मैं ये भी सलाह दूंगा, मेरी भी ये सलाह है कि आप उत्साही न होइए और बिना उत्साही हुए जो सरकार ने गाइडलाइन तय की है वो सरकार ने आपके भले के लिए गाइडलाइन तय की है, आप उनका पालन करिए और पालन करने से न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि सुरक्षित व्यापार भी कर पाएंगे। आरोग्य सेतु ऐप एक बड़ा ये कहें कि गेम चेंजर भी साबित हुआ है ऐसी चीज़ों को लेकर और कोरोना से लड़ने को लेकर, क्योंकि ये हमें अलर्ट भी कर रहा है। उसके उपयोग को लेकर सरकार ने शुरुआत से ही जोर दिया और इस बार भी अगर अनलॉक 2 की गाइडलाइन को हम समझने जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आरोग्य सेतु ऐप की जिक्र उसमें किया गया है। और जो पहले अनलॉक 1 और लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइंस में बताया जा रहा था उस ऐप को लेकर, वही कुछ बातें अभी भी कही गई हैं। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि उसके जो यूजर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में 13 करोड़ से ऊपर हो चुके थे पिछले कुछ दिन पहले ही। ऐसे में वो आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना और उसको किस तरीके से अपने जीवन शैली में ढालना, ये एक आम जनमानस को किस तरीके से अपने जीवन में लाना पड़ेगा। बहुत सही बात है और मैं समझता हूं कि हमारी चर्चा में आरोग्य सेतु ऐप के संबंध में चर्चा लाना, मैं आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शा रहा हूं कि आप बहुत ही जागरूक हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जो उसको फिल करते हैं, उसके अंदर भरते हैं हम, तो उसमें हमें जो है सच्चाई का साथ देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आदमी ये लिख देता है कि नहीं इनमें से कुछ भी नहीं, तो ये है, मैंने भी डाउनलोड कर रखा है और मैं बराबर उसका पालन करता हूँ। और मैंने एक जगह ऐसा महसूस भी किया कि मुझे वी पाई, तो मैंने देखा कि क्या बात है, तो मेरा जो लोकेशन वाला क्षेत्र था वो अनलॉक था, वो मैंने ओपन नहीं कर रखा था, तो इमीडिएट मेरे पास संदेश आया कि आप उसको ओपन करिए, तो मैंने उसको चालू किया। तो ये जो हमारा आरोग्य सेतु ऐप है ये निश्चित रूप से हमें वार्निंग भी देता है और हमें आगाह भी करता है कि आप जो है यहां से बचिए, और वार्निंग ये देता है कि आप अपने आप को ठीक से रखिए और ये इसका पालन करिए। एक चीज़ और, लगातार हालांकि अब शादी विवाह का सीज़न थोड़ा सा हिंदू रीति रिवाज में थोड़ा कम ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मुहूर्त शायद आने वाले दिनों में नहीं है, क्योंकि जब तक अगर ये गाइडलाइन इसकी चलेगी, लेकिन बाकी धर्मों में बाकी जो रिवाज हैं उनमें चालू रहेंगी चीज़ें। ऐसे में 50 लोगों की संख्या अब भी शादी को लेकर है, और अगर किसी के अंतिम संस्कार की बात की जाए तो 20 लोगों की संख्या जो लिमिटेशन है उसको लगातार बनाए रखा हुआ है। ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले दिनों कुछ ऐसे मामले इस देश में निकल के सामने आए हैं जिसमें इस संख्या से ज़्यादा लोगों इकट्ठा इस तरह के कार्यक्रमों में हुए हैं। ऐसे में जो जिनके घर में इस तरह के कार्यक्रम हैं या जो करना चाहते हैं, उनको कितना महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर उठाने की आवश्यकता है, इसको कितनी समझने की आवश्यकता है देखा जाए तो। ये एक सामाजिक चेंज का समय भी है। जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ कोरोना से हमें पुरानी बातों की तरफ लौटा दिया गया है, भारतीय संस्कृति और संस्कारों की तरफ लौटा दिया गया है, या तो जो फिजूल खर्ची और दिखावा आ गया था समाज में, जो अपने आप को बड़ा सिद्ध करने के लिए और पैसे का जो खेल दिखाते थे, वो एक ऐसा अब स्वमेव परिवर्तन जैसा वातावरण आया है। आम महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके पास भगवान की कृपा से धन ज्यादा है तो वो सामाजिक कार्यों में खर्च करे, जैसा कि अभी सामाजिक कार्य हमारे यहाँ देखे हमारे संस्कार का हिस्सा रहे हैं। आदित्य जी, आप तो जानते हैं कि हम जो है कुआं, बावड़ी, धर्मशाला ये सब बनवाते थे समाज को, हमने हमारे धन का एक हिस्सा हम समाज को देते थे, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। और हमने इसमें जो कोरोना काल में हमने ये महसूस किया है कि जिनके पास धन है या सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से मजदूरों की मदद की है, किस प्रकार से भोजन की व्यवस्था करी है, किस प्रकार से पानी की बोतलें बांटी हैं, किस प्रकार से लोगों को घरों में जो नहीं निकल पा रहे थे उनको सेवाएं दी हैं। ये वास्तविक भारत का चित्र सामने आया था। और मुझे लगता है कि ये जो शादी विवाह वाला मामला है ये दिखावे की बजाय संस्कारों की तरफ लौटा है। अंतिम संस्कार वाले मामले में जहां ये उल्लंघन हुआ है, वो मुझे लगता है कानून का वायलेशन करने की बजाय वो जो है लोगों की भावना रही होगी और उस भावना के अंतर्गत वो गए होंगे, वरना इन सारे दोनों विषयों में कानून का उल्लंघन करने जैसा किसी का भी मानस नहीं रहा होगा। दूसरी चीज, एक चीज और, आवागमन को लेकर अगर बात करें, हालांकि जब लॉकडाउन था तब सारी चीजें बंद थी, हवाई जहाज भी नहीं चल रहे थे, हवाई जहाज भी नहीं उड़ रहे थे, ट्रेनें भी नहीं चल रही थी, सब कुछ बंद पड़ा हुआ था। लेकिन अनलॉक 1 में धीरे धीरे चीज़ों को खोला गया। और अगर हवाई सेवा की बात की जाए तो जो गृह मंत्रालय ने विशेष अनुमति दी हुई है, सिर्फ उन्हीं को अनुमति थी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में भी यही हाल थे। वंदे भारत योजना उनमें से एक थी, जो बाहर दूसरे देशों में भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको लाने की बात थी। इसके अलावा ट्रेनों को भी जो विशेष ट्रेनें जो सरकार ने चलाने का ऐलान किया था सीमित स्तर पर, वही चलेंगी। क्या इस अनलॉक 2 में भी कुछ ऐसा ही रहेगा?
हाँ, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। हवाई यात्राओं में से जो घरेलू उड़ान है उसको छूट है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को तो अभी भी पाबंदी है, लेकिन ये जो यात्राएं हैं ये भी हम सीमित हो गई हैं, सीमित कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम 14 दिन के लिए या 7 दिन के लिए जो समय अवधि में कम ज्यादा हुआ है अनेकों क्षेत्रों में कि क्वारंटाइन करने वाला मामला कि भाई आप अलग ही रहिए, गांव में मत जाइए, घर में मत जाइए, और उसके कारण जो है यात्राओं के पर भी लोगों ने रोक लगाई है, अनवांटेड यात्राएं नहीं कर रहे हैं। और यदि कहीं जाने की स्थिति बन भी रही है तो अपने वाहन से लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब तक हमारे मन में ये विश्वास नहीं आ जाएगा कि हमारी जो यात्रा है वो सुरक्षित है और हम सुरक्षित यात्रा के तहत जो है वहाँ गंतव्य तक पहुंच गए हैं, तब तक जो है यात्राओं का प्रेशर नहीं बनने वाला। इसलिए मुझे लगता है शासन की तरफ से भी बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से ये निर्णय लिए गए हैं। और जो अनलॉक 2 में जो महसूस किया है, मैंने पढ़ा है उसको, तो उसमें ये सब चीज़ें लगता है कि सरकारें और ब्यूरोक्रेसी ये जनता की नब्ज को समझते हुए निर्णय ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस बात का उल्लेख जरूरी है कि विवेकपूर्ण निर्णयों के साथ हम धीरे धीरे आम जनमानस को आम गतिविधियों के लिए छूट दे रहे हैं, और इससे जो है हम स्वस्थ भी रहेंगे और हमारी जो है आर्थिक गतिविधियां। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, आम जनमानस की नब्ज टटोलने वाली बात। जब अनलॉक 1 की घोषणा इस देश में प्रधानमंत्री ने की थी, उसके बाद कई राज्यों से आवाजें निकल कर आई थी कि ये राज्यों पर छोड़ देना चाहिए था, केंद्र सरकार अपनी तरफ से क्यों इतना बड़ा निर्णय ले रही थी। उसके बाद धीरे धीरे वो आवाजें थोड़ी कम हुई। अनलॉक 2, अनलॉक 1 जब आया तब भी कुछ ऐसी चीज़ें आई कि राज्यों पर के हवाले सरकार ने कर दिया कि ठीक है, अब राज्य अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन अनलॉक 2 आते आते उन राज्यों, जिन राज्यों से आवाज़ें निकल रही थीं, उन राज्यों की सरकारों ने भी या वहाँ के लोगों ने भी या कई राजनेताओं ने भी ये माना कि इसको और अभी सख्ती करने की आवश्यकता है। क्या ये जनता की नब्ज़ थी, जनता का मन ही था, जिसकी वजह से जो आवाजें उठ रही थी वो भी अब दब गई कि हाँ, ये जरूरी है कि हमें चीजों पर कहीं ना कहीं अभी भी सख्ती बरतने की आवश्यकता है? देखिए, मैं दो चीजें महसूस करता हूं आदित्य जी। हिंदुस्तान का मीडिया जनता की नब्ज से थोड़ा सा परे जा रहा है। वो जो पहले हम लोग हमारे जमाने में जैसे हम नीचे तक जाकर के रिपोर्टिंग करके लेके आते थे, अब वो स्थितियां कम हो रही हैं, खत्म नहीं हुई हैं, कम हो रही हैं। तो जनमानस, और ये कहने में भी मुझे संकोच नहीं है जब हम अपने बारे में बोल सकते हैं, तो हमारा जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म है वहां भी इन चीजों में कमी आई है। पहले राजनीति क्षेत्र में काम करने वाले लोग जनता के साथ जुड़ाव रखते थे, और अब वो सब लोग मैनेजमेंट की दृष्टि से राजनीति कर रहे हैं कि किसकी ज्यादा सभा हो सकती है, सभा के लिए कौन प्रबंधन करेगा, भीड़ कहां से लाएंगे। तो इससे क्या है कि आम जनता से जो लीडरशिप है, चाहे वो मीडिया लीडरशिप हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की लीडरशिप हो, ये दूर होती गई है। लेकिन मुझे ये कहने में संकोच नहीं है। अच्छा, इसी के कारण ये आवाजें उठी थी कि ये निर्णय प्रधानमंत्री जी ने गलत लिया या शासन केंद्र की सरकार ने गलत लिया, जबकि केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री जी, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इनकी कार्य पद्धति को, कार्य प्रणाली को जब मैं देखता हूं तो मुझे यह महसूस होता है कि आम जनता कैसे सोच रही होगी वो जो है उनके पास है। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मन की बात में जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने उस जमाने के, जब हम छोटे हुआ करते थे, उस जमाने के जो हमारे घरेलू और पारंपरिक खेलों के बारे में उल्लेख किया, गट्टे और ये जो लाइन खींच करके जो बच्चे कूदते हैं, वो जी हमारे ग्रामीण अंचलों के आज भी तो इतने बड़े स्थान पर पहुंचने के बाद यदि हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री को ये जानकारी है कि हमारे ग्रामीण अंचलों में ये सब होता है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नब्ज पहचानने वाला व्यक्ति बहुत कम स्थिति में होंगे। तो इनके कारण जो है हमें कोरोना से निपटने के लिए हिंदुस्तान को जो सफलता मिलती दिखाई दे रही है, हमारी यहाँ कैजुअलिटी कम है, हमारी यहाँ रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, सामान्यतया जो है लोग भीड़ में नहीं जा पाए हैं, जनता के बीच में जो है हमारा संक्रमण नहीं जा पाया। ये सारे जो है एक अच्छी व्यू रचना और एक बेहतरीन लीडरशिप के कारण ये सब हुआ है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को ये एक प्रकार से लगता है कि अमुक व्यक्ति या अमुक नेतृत्व जो है इतना लोकप्रिय क्यों हो गया। तो कई बार इस तरह की टिप्पणियां आ जाती हैं, लेकिन ये बहुत गंभीरता से ली जाने वाली टिप्पणियां नहीं है। ये इसलिए जो है उनको हम साइड करके और ये कहेंगे कि एक अच्छी जनता की आवाज को पहचानने वाली लीडरशिप ने जिस तरीके से काम किया है,
मुझे लगता है कि वो हमारे देश के लिए बहुत हितैषी रहा है। दो चीज़ें, समय बड़ा कम है। एक तो ये कि कुछ सलाह भी दी गई है कि जो 65 वर्ष से का ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो, और 10 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकलें। गर्भवती महिलाएं जो हैं वो कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम उनके सामने ना हो। इसको किस तरीके से मानने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये कि राज्य सरकारों पर भी कुछ चीज़ें छोड़ी गई हैं, जैसे अगर कंटेनमेंट क्षेत्र में जो सुविधाएं पहुंचनी हैं, चाहे वो दूध सेवा की बात की जाए, चाहे वो राशन किराने की बात की जाए, और वहां पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा ना हो या हो ही नहीं, इस पर पाबंदी कैसे लगाई जाए, इस पर कैसे सख्ती बरती जाए, ये स्थानीय प्रशासन को सोचना होगा, देखना होगा। इन दोनों चीज़ों पर किस तरीके से एक आम जनमानस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। देखिए आदित्य जी, इस बात की प्रशंसा करना होगी कि राज्यों की जो पुलिस प्रशासन है उसने अपने आप को जोखिम में डाल करके जिस तरह की सेवा की है और जिस तरह के प्रबंध किए हैं उसकी प्रशंसा की जाना चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो कंटेनमेंट क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में प्रशासन की जो सक्रियता है और प्रशासन का जो काम करने का तरीका है वह तरीका इस प्रकार में छोटी मोटी बाधाओं को दूर करके मार्ग निकालने वाला रहेगा। जहां तक गाइडलाइन के अंदर 65 साल और 10 साल के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के बारे में कहा गया है, वो निश्चित रूप से हमारे लिए सचेत करने वाली चीज है। उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं कि यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष का हो गया और उसको काम करने के लिए बाहर निकलना है और वो ना निकले, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे भोपाल की शान और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की धर्मपत्नी 92 साल की उम्र में ठीक होकर के आई हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि आपके अंदर विल पावर हो, आपकी इम्यूनिटी ठीक हो और आपके अंदर सकारात्मक विचार हो, आप ये सोचें कि नहीं मुझे तो विजयी प्राप्त करना है, तो उससे जो है आपके हार्मोन्स उसी प्रकार के डेवलप हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि आदरणीय विमला शर्मा जी ने जिस तरीके से स्वस्थ होकर के ये संदेश दिया है, हम सब लोगों के लिए ये प्रेरणा की बात है। और जो 65 साल के लिए गाइडेंस में दिया गया है वो निश्चित रूप से एक सामान्य गाइडलाइन है। यदि आप स्वस्थ हैं, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, आप अपने वर्किंग को दिन सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने कहा कि आप 4-5 किलोमीटर, इसी से आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आपको ये सब चीजें, आज आप अपनी छत पे चलिए, आप बाहर न जा सकते हो, तो मुझे लगता है इन सारे प्रयासों को जारी रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का उपयोग करने की बजाय सरकार की गाइडलाइंस का उसका पालन करें। तो क्योंकि सरकार ने अब दिशा निर्देश बता दिए हैं, सरकार ने ये बता दिया है कि कैसे इससे बचना है। ये बात ज़रूर है कि हाँ, अभी इस कोरोना संकट से, कोरोना के पूरे संक्रमण से बचने के लिए कोई वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, लेकिन तब तक यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर घूमें और कोशिश करें ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें। लेकिन गतिविधियां चलनी है, आर्थिक गतिविधियां भी उसमें जुड़ी हुई हैं। सामान्य जनजीवन वापस अपनी पटरी पर लौट रहा है अब धीरे धीरे, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हम भी आपसे यही अपील करेंगे, अब अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है देश में, और उस अनलॉक 2 में आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। सरकार ने जो बातें बताई हैं उसको पालन करना है, उसको मानना है। सुरेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कई महत्वपूर्ण बातें हमने आपसे साझा की हैं। उम्मीद है आपको बहुत बहुत, हम ये भी कहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, और इस तरीके से पूरे संकट से निपटने के लिए, हालांकि आप बहुत ज़्यादा खुद भी चीज़ों को लेकर सतर्क रहते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, नमस्कार।